हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में सीट 3 के जितने भी क्वेश्चन है ना हम वो डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन जो मैं आपको लीव करवा रहा हूँ वो आप अपने आप कर सकते हो। जितने भी मैंने 3 लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टी बताई है बहुत आसानी से आप सोल्व कर दोगे। आपसे इसमें पूछा गया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। आप इसको बड़े ध्यान से देखो। इसमें जो है ना डायगोनल एलिमेंट देखना। डायगोनल एलिमेंट क्या है बच्चों? जीरो है। और जब भी डायगोनल एलिमेंट जीरो आए ना तो आप ये चेक किया करो कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। क्या वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है? क्योंकि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। मैंने आपको बताया था। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, है ना। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है और ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अपनी जीरो आ जाएगी। ऐसे ही देखो सेम क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए प्लस बी प्लस सी पाई है। आप खुद सोचो ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो ये पाई लिख दूं और साइन पाई क्या होता है? जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए देखो बच्चों? जीरो। और बाकी देखना ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ये दिखाई नहीं दे रहे अपने को एक दूसरे के नेगेटिव, बट है कैसे? कोस ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो बताओ? पाई माइनस सी लिख सकते हो ना, क्योंकि ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख दो। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी जगह आप माइनस कोस सी लिख दो और ये प्लस कोस सी है। तो देखो ये भी क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। सिक्स क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ना डेल्टा दे रखा है, इस डिटरमिनेंट को नाम दे दिया डेल्टा और आपको बताना है कि डेल्टा की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इस डेल्टा को। वैल्यू निकाल लो जैसे निकालते हो आप एक्सपेंड करके। मैं फर्स्ट रो से इसको बच्चों एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप देखो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे 1 इंटू कितना आएगा अपना 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा इंटू ये क्या आएगा हमारा? माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा आ जाएगा बीच वाली टर्म। और फिर +1 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 1, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? ये तो जीरो हो जाएगा ना। 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, यानी कि 2 प्लस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अब ये बच गई। अब है ना आपको इसकी देखो, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। ये इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम देखें इस पे डिपेंड करता है साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम तो बच्चों 1 हो सकती है, मिनिमम -1 मत समझ लेना क्योंकि स्क्वेयर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। आप बताओ साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि स्क्वेयर लगा हुआ है। साइन थीटा चाहे कुछ भी हो उसका स्क्वेयर करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं आएगा। मिनिमम क्या होगी? जीरो। तो ये मिनिमम क्या होगा बच्चों? जीरो। तो मिनिमम वैल्यू बताएं। मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा वो कितनी होगी? 2 × 1 + 0 यानी कि 2। और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 4। तो डेल्टा किस किस के बीच में लाई करेगा बताओ? 2 और 4 के बीच में। तो ये 2 और 4 के बीच में, ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। आपको x की वैल्यू बतानी है जिससे ये मैट्रिक्स क्या हो बच्चों? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। तो बस आप डिटरमिनेंट को निकाल के जीरो पुट कर देना और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से। इसको क्या पुट कर दो बच्चों? जीरो एंड फाइंड x इजिली। ये आप अपने आप कर सकते हो सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये कहता है कि आपको x की वैल्यू बतानी है। वैल्यू या वैल्यूज का मतलब एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है, जिससे ये मैट्रिक्स क्या हो जाए? सिंगुलर। तो आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल के और जीरो पुट करो। x + 1 -1 0 2 x + 4 0 0 0 x। इसके डिटरमिनेंट को बच्चों जीरो पुट कर दो क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर है। तो देखो डिटरमिनेंट को जीरो पुट किया, x + 1 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई होगा x इंटू x + 4 और फिर ये -1 है तो क्या हो जाएगा? +1। बाकी तो सारा क्या हो जाएगा? आई थिंक जीरो ही हो जाएगा ना। ये करेंगे हम, इसको छोड़ेंगे 2x आ जाएगा यहाँ पे। कितना आएगा? 2x। और ये तो जीरो है ही, तो बस इसको सोल्व कर लो आप। इक्वल टू जीरो। ये x + 1, x कॉमन ले लो दोनों में से। x + 1 इंटू x + 4 ये आ गया और प्लस में x कॉमन लोगे तो 2 यहाँ से बच गया आपका। एक x तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा, है ना। एक इससे सोल्व कर लो। x² + 5x + 4 और 4 और ये 2 ये 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x² प्लस में 3x प्लस में 2x फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक कौन सी? -3 और एक कितनी आएगी? -2। तो तीन वैल्यू आ गई, जीरो, -2 और -3। तो सिर्फ आपको डिटरमिनेंट निकाल के जीरो पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा बस।
कि सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। अब कल के लेक्चर में मैंने आपको 3 पॉइंट जब दे रखे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया था। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है जिससे ये पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोलिनियर पॉइंट आएंगे 2D के अंदर यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज मत नहीं करना क्योंकि लेंथी हो जाता है वो। आप कौन सा मेथड यूज करोगे, स्लोप मेथड। किन्हीं भी 2 लाइनों का स्लोप निकाल के आप क्या रख दो, इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 3 पॉइंट है, ऐसे लिख लो इसको। और ये तीनों पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको, कोलिनियर। कोलिनियर है तो आप मेरे को बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल होगा ये स्लोप ऑफ बी सी के। तो ये कितना होगा 5 माइनस 4 और x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। देखो x आ जाएगा ना, 5 अपॉन माइनस 5, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये तो कितना हो गया -1 हो गया। तो यानी कि x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। तो x कितना आएगा अपना, -4 आएगा। तो ये सबसे आसान मेथड होता है 2D के अंदर। अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तो आप किन्हीं 2 लाइनों का स्लोप निकाल के इक्वल पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ये a1 b1, ये a2 b2, ये a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। तो कोलिनियर है तो मैं इसको a नाम दे देता हूँ, इसको b नाम दे देता हूँ और इसको c। ए बी का स्लोप बताओ आप मेरे को, b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1। फिर इसका स्लोप बता दो क्या होता है, इसमें से ये माइनस करोगे ना, ये माइनस करोगे तो b1 b2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ b1 और यहाँ से क्या बचेगा a1। अब सिर्फ क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a1 से, a1 b2 माइनस a1 b1, b1 से करोगे b1 a2 और माइनस a1 b1। ये माइनस a1 b1 तो दोनों तरफ कट गए ना, क्या आ गया आपका a1 b2 इक्वल टू a2 b1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, a1 b2 और a1 b2 और a2 b1, a2 b1 है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना। बस इस क्वेश्चन में भी सेम है वही, आपको ए की वैल्यू बतानी है। ये 3 पॉइंट क्या है बच्चों आपके, कोलिनियर है तो निकाल लोगे बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा चाहे क्वेश्चन कितने भी प्रैक्टिस कर लो, a+5 a-4। बी पॉइंट है आपका a-2 a+3 और सी पॉइंट है बच्चों a, तो आप क्या निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी। सेम क्वेश्चन ये है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसके वर्टिसेस ये हो। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 10 दे रखा है, एरिया आपको 10 दे रखा है तो के की वैल्यू बताओ। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपके 12th बोर्ड के सिलेबस में भी है, ठीक है, 12th वाले बच्चों के भी काम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इनटू, डिटरमिनेंट में पहले कॉलम में क्या लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखो तीनों पॉइंट के, 6 -1 और के, और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखो दूसरे कॉलम में 2 4 और 4, और थर्ड कॉलम में बच्चों क्या लिखते हैं 1 1 1, और ये एरिया आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। बस यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल दो। ये 1/2 इधर आके 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, 6 इंटू ये कितना आएगा आपका 4 - 4 0 हो जाएगा, -2 इंटू ये कितना आएगा -1 माइनस के, यानी माइनस के -1 और +1 ये आएगा -4 और माइनस के 4 के, इक्वल टू कितना होगा बच्चों 20 होगा ना, 10 2 जा 20, तो ये हो गया 0। ये कितना होगा 2k + 2 और ये -4 और माइनस के 4k इक्वल टू 20, तो -2k इक्वल टू 22, के कितना आ जाएगा अपना -11। ये अपना आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको निकालना सीखना ही पड़ेगा। अब ये आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैंने कल पूरा डिटेल में बताया था आपको कि 3 इक्वेशन मान लो आपको दे रखी हो तो उसके कितने कितने सॉल्यूशन होते हैं, कब होते हैं। तो आज आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। देखो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिससे इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। बच्चों आप मेरे को एक बात बता दो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये सिर्फ 2 इक्वेशन दे रखी है। तो क्या होता था a1/a2 b1/b2 इक्वल होता था c1/c2। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है ये इक्वल टू c1 और एक लीनियर इक्वेशन है ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इनके इनफाइनेटली सॉल्यूशन कब होते थे, जब तीनों रेशो क्या होते हैं आपके इक्वल। तो रख दो 2/4 इक्वल है 3/6 इक्वल है 1/λ। आपको तो लैम्डा बताना है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये 10th क्लास वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन
यूनिक सॉल्यूशन बताओ कब होता था, आपको याद है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो रखो के, इक्वेशन लिख दो, पहले इक्वेशन लिख लो। तो पहले दोनों रेशियो यानी कि k/3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू बस 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो क्या है, आपको k की वैल्यू बतानी है जिससे इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो फिर वही बात आपको क्या करना है, तीनों रेशियो को इक्वेट कर दो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट k, यहाँ पे कितना 12, ध्यान से देखना, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना बच्चों 3, यहाँ कितना है k, इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है, ध्यान से देखो 3 माइनस के। और अब बच्चा गलती कहाँ पे करेगा, इसको के लिख देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे इक्वल टू में जीरो है ना, तो इसको भी क्या करो, जीरो के इक्वेट करो, तो यानी कि कितना आएगा माइनस के। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में राइट साइड में हो या दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक में राइट में और एक में लेफ्ट में, क्योंकि फिर वो सिंबल परेशान करेगा आपको। तो अब है ना, देखो यहाँ पे तीनों में के आ गया, अब इनसे के निकालना, के स्क्वायर आ गया 36, के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई ना, के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। अब इनको इक्वेट करना जरा, 3/k, 3 माइनस के बाय माइनस के, नीचे के से के कैंसिल कर दो, तो 3 किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस के अपॉन -1, यानी कि -3 इज इक्वल टू 3 माइनस के। तो के कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या करना होता है, इन दोनों से जो कॉमन सॉल्यूशन होते हैं ना, वो आपको लेना है। कॉमन सॉल्यूशन क्या है बताओ, k इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू प्लस माइनस 6, यहाँ पे k की वैल्यू ओनली 6, तो आंसर कितना आएगा अपना 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, k की वैल्यू बतानी है। अब तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई, ये तीन इक्वेशन दे रखी है, इसके यूनिक सॉल्यूशन बच्चों आप मेरे को बताओ, यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, सिर्फ आप ये बता दो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए टी क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बस एक ही आपको बात याद रखनी है, टी आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ये मैंने कल आपको बताया। टी निकालो, 1 1 1, फिर कितना आएगा 2 1 -1, और फिर कितना आएगा 3 2, और के दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 इंटू के प्लस 2, फिर -1 इंटू 2k प्लस 3, और फिर +1 इंटू 4 - 3, यानी कि 1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया अपना k प्लस 2 -2k -3 +1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो माइनस के, और ये कितना आ गया अपना जीरो ही आ गया ना, माइनस के कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि k की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या होता है, आप ये कह रहे हो कि k की वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा यूनिक। तो बताओ, ऑप्शन में ये तो कहीं है नहीं, ये कहता है k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मैं कहता हूँ जीरो नहीं होनी चाहिए, तो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, आपको वही तीन इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है, इसके सॉल्यूशन कैसे है बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन ध्यान से देखो, ये कैसी इक्वेशन पता है, होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो जिसमें सारी कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जीरो। और इस होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो पक्का होता है, कौन सा, जीरो सॉल्यूशन, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं, जीरो। भाई आप तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड को जीरो जीरो पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, 100% करेगा। बट नॉन ट्रिवियल यानी कि जीरो 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 के अलावा कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, ये कौन डिसाइड करता है, डी। अगर डी जीरो आ गया तो इसके फिर कितने सॉल्यूशन होते हैं आपके, इनफाइनेटली मैनी। और इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसके सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके सॉल्यूशन इनफाइनेटली मैनी है। तो आप डी निकालो और क्या पुट कर दो उसको, जीरो, बस क्वेश्चन खत्म। देखो 1 माइनस के 1, यहाँ पे के 3 माइनस के, और यहाँ 3 1 -1, इसको क्या पुट कर दो, जीरो, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से के आ जाएगा आपका, इसको सोल्व कर लो, -k + 3k और +1 इंटू के -9 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो k -3 और प्लस के, ये कितना आ गया अपना 2k, और प्लस k -9 इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया 2k² + 2k, और -9 -3 -12, 2 को हम लेके कैंसिल कर देते हैं, इसके फैक्टर बना लो, +3 - 2 यानी k + 3 आएगा,
और k -2 आएंगे। तो k की 2 वैल्यू आ गई ना, एक -3 आ गई और एक कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। कितना आ गया, -3 और 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल आपको बहुत करवाए थे। कितने सॉल्यूशन है ये कौन डिसाइड करता है, डी, फिर D1, फिर D2, फिर D3। ठीक है, मैं आपको डी लिख के दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। डी क्या होता है, इनमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखना, 1 2 1। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहाँ पे वाई की टर्म है ही नहीं ना, तो इसको अच्छे से बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स प्लस वाई की टर्म नहीं है तो उसको क्या लिखो, 0y -1z इक्वल टू 0। क्या होगा ये 1 0 और -1। इसमें z नहीं है, z नहीं है तो z को क्या लिख दो बच्चों, 0। ये आप d निकालो, d कितना आएगा आप देखो, 1 -2 और ये कितना आएगा आपका 1 + 1 इंटू में क्या आ जाएगा 1। तो 1 + 1 -2 यानी कि 0 आ गया। अच्छा, जब d 0 आएगा तो हम क्या चेक करेंगे, d1 भी चेक करना पड़ेगा। d1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इसमें तो क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 ही है ना। इसमें तो सारी कांस्टेंट टर्म बच्चों 0 ही है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डी 0 आ गए तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं बताओ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, और होमोजीनियस में अगर डी 0 आ गया तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनेटली मैनी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इसमें आपको है ना, कहता है द फॉलोइंग सिस्टम विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, आप मेरे को बताओ। जब d नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन का जो सिस्टम का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है ना। ये कहता है यूनिक नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ तो d क्या होना चाहिए, फिर तो 0 आएगा, नॉट ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर d आपका 0 आ गया तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं हो सकते। कैसे होंगे फिर, या तो इनफाइनेट होंगे या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो आप बस डी निकाल के और क्या पुट कर दो, 0 1 1 1 1 2 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 4 और के, इसको पुट कर दो 0 और आपका के का आंसर आ जाएगा। बस समझना है क्वेश्चन को कि क्या बोलता है ये। इस क्वेश्चन में लैम्डा बताना है जिससे इसका क्या हो, नो सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से बताओ मेरे को, नो सॉल्यूशन। आप डी जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक होता है, आप सबको पता है। लेकिन जब डी 0 हो जाता है ना तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होते हैं या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब डी आपका क्या हो, 0। क्योंकि डी को 0 होना ही पड़ेगा, तभी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी कि उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हो ही ना, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप क्या पुट कर दो, बस डी को 0, डी को 0 पुट करो तो क्या आएगा, डी देखो 2 -1 -1 और यहाँ से 1 -2 1 और यहाँ से कितना आएगा 1 1 और लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकाल लो। 22nd क्वेश्चन में क्या कहता है, इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन है। फिर वही कौन बताएगा अपने को, डी D1 D2 D3। डी निकालो पहले, 1 2 1 और फिर कितना आएगा अपना 2 1 और 2, फिर 1 -1 1, आसानी से निकाल लोगे डी। अगर ये मान लो आपका नॉन जीरो आ गया, अगर डी बच्चों क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बोल देना, यूनिक सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका डी 0 आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर क्या, D1 D2 और D3। अगर ये तीनों भी 0 आ गए तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनेट। और इनमें से मान लो आपने D1 लिखा वो 0 आ गया, D2 लिखा वो भी 0 आ गया, लेकिन D3 लिखा और वो नॉन 0 आ गया, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि D3 नॉन 0 आएगा। D अगर 0 आ गया, इन तीनों में से एक भी नॉन 0 आ गया ना, जैसे आपने D1 निकाला और वही नॉन 0 आ गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा फिर उसका आंसर, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब ये आपको निकालने हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में इसके कितने सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही। देखो 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, वही आपको निकालना पड़ेगा, डी D1 D2 और D3। इसमें क्या कहता है, इस सिस्टम के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। बच्चों एक बात बताओ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, डी तो 0 होना ही चाहिए, साथ में D1 भी, साथ में D2 भी और साथ में D3 भी। चार चार अपने पास कंडीशन है, तो हम इनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको 0 पुट करके और 2 वैल्यू निकाल देंगे। एक लैम्डा, ये क्या होता है लैम्डा, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू, ये ऐसे लिखा जाता है म्यू। ठीक है, यू लिख के और ऐसे सिंबल होता है, ये म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो एक बार तो मैं क्या करता हूँ, डी को 0 पुट कर देता हूँ। क्या करेंगे बच्चों, डी को 0 पुट कर दो आप, देखो क्या होगा, डी 1 1 1 फिर 2
और फिर ये कितना आएगा 4 और -1, और यहाँ से बताओ यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा 3 2 और लैम्डा, 3 2 और लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी अपनी, इसको 0 पुट करके। तो आंसर क्या आ गया, 4 लैम्डा प्लस में 2 और -1, और ये 2 लैम्डा प्लस में 3 और +1 और 4 माइनस में कितना आ जाएगा आपका 12, यानी कि -8 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। सोल्व कर लो, 4 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया 2 लैम्डा, और ये कितना आ गया आपका 2 2 प्लस -3 -8, तो ये अपना आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू -11 -9 +9 हो जाएगा, लैम्डा कितना आ गया 9/2। एक वैल्यू तो आ गई अपनी लैम्डा की, और आपसे पूछा है लैम्डा म्यू, पहले लैम्डा, तो आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 9/2 है, तो ये आप आंसर टिक कर देना। बट चारों में ही मान लो पहला ऑप्शन 9/2 हो तो आगे सोल्व करना पड़ेगा ना। अब आप बस मेरे को ये बता दो, D1 को 0 पुट करें, D2 को करें या D3 को करें। सबसे आसान पता है क्या है, आपने मान लो D1 को क्या पुट कर दे 0, किसी को भी कर लो एक ही बात है। तो हम क्या लिखते थे, पहले कॉलम में कॉन्स्टेंट टर्म कितनी बच्चों 2 6 और म्यू, 2 6 और म्यू, और दूसरा और तीसरा कॉलम पता है किसका लेके आते थे, इन दोनों का लेके आते थे ना, डी का ही। तो 1 4 और 2 1 -1 और लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू तो आ चुकी ना, ये देखो इसको क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही आपको 3 इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है और आपको बताने हैं कितने सॉल्यूशन है। आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है ये कॉन्सेप्ट। इसमें भी आपको कितने सॉल्यूशन बताने हैं। अच्छा, इसमें आसान क्यों हो गया, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम में आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस डी से अपने को पता लग जाएगा कि एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। तो डी निकाले, डी देखो कितना आ गया 3 1 -2 1 1 1 और 1 -2 और 1, इसको निकाल के देखो कितना आ गया 1 + 2, और ये कितना आएगा बच्चों 0 आएगा, और ये कितना आएगा -2 -1 यानी कि -3, तो 3 × 3 आ गया, और ये कितना आ गया अपना +6, तो ये तो नॉन जीरो आ गया ना। अगर ये नॉन जीरो है तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और वो भी कौन सा, ओनली 0 0 0, यानी कि इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। 27वें क्वेश्चन में इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हैं, देखो फिर वही, ये होमोजीनियस सिस्टम है ना, प्रैक्टिस के लिए मैंने काफी क्वेश्चन डाले हुए हैं। होमोजीनियस है तो सिर्फ आप क्या निकाल लो बच्चों, डी निकाल लो। डी देखो क्या आ गया आपका, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 3 2 7 4 -3 -2 5 9 और 23, डी आप निकालोगे देखो कितना आएगा 3, ये कितना आ गया -69 और प्लस के 18 -2, और ये कितना आएगा आपका 23 4 92 होता है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 10 +7, और ये आपका आ गया 45 और माइनस माइनस +15। आई थिंक डी आपका क्या आएगा, 0 भी आ सकता है क्योंकि ये टर्म है ना। तो ये कितना आ गया 51 माइनस का, और ये -2 और ये 102 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 60 आ गया। इसमें तो क्या 0 तो आ ही नहीं सकता ना, ये 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता 0, क्योंकि ये होता है -153, ये -204, और ये तो बहुत ज़्यादा होता है 420, तो 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो भी कौन सा, 0 0 0, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दिस सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। देखो कल मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई थी, बहुत अच्छे से समझना। आप ये नहीं है कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे फिर उसकी मल्टीप्लाई ए से करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहे चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहे, दोनों का आंसर क्या आता है, डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू आई। यानी कि आपको सिर्फ क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट निकालना है। ठीक है, निकालो आप डिटरमिनेट, सीधा लिख दूं 1 इंटू ये कितना आएगा आपका 15, -2 इंटू ये कितना आएगा 0, और +3 इंटू ये कितना आएगा आपका -10, तो 15 माइनस के 30 यानी कि -15, तो ये कितना आएगा बताओ, -15 इंटू आई, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ध्यान रखना, जब भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाए तो सीधा बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अब एक बच्चा ये सोच सकता है कि पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। नहीं, ऐसा थोड़े आएगा कि पहले आप सारे कोफैक्टर निकालोगे फिर ट्रांसपोज निकालोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आप ए का ही डिटरमिनेंट निकाल लो,
उसकी पावर कर दो कितनी, इसका ऑर्डर कितना है बताओ, 3/3, इससे एक कम, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जितना भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या कहता है देखो इस क्वेश्चन में, इसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको है ना के इंटू आई थ्री दे रखा है। आप मेरे को बस ये बता दो, अपनी तरफ से जब हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री आता है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा के इंटू आई थ्री। तो आप कहोगे कि जो के की वैल्यू है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तो इक्वल है, तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हो ना, वही क्या होगा आपका के होगा। ठीक है, के क्या होगा फिर इसका डिटर्मिनेंट। आपको थ्योरम को पहले समझना है, फिर उसको अप्लाई करना सीखना है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही आपका क्या आएगा, के आएगा। कर दे सोल्व, कोस एल्फा, ये कितना आएगा कोस एल्फा, और ये आपका कितना आ गया, माइनस है तो प्लस कर दें इसको, साइन एल्फा, और ये कितना आ जाएगा साइन एल्फा, और बाकी तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो ये कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कितना होता है, 1। तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 1। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ध्यान से देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इंटू दिस, ये क्या है, आई तो है, ये के इंटू आई आपको दे रखा है। और अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये कहता है के इंटू आई है। तो इसका मतलब जो के है वो क्या है बताओ, के जो है वो क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। तो मतलब कि आप इसका बस डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ना। डिटर्मिनेंट क्या होगा फिर इसका, कोस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा 1। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपसे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, और ये चीज आपको दे रखी है -512। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना है, बड़े ध्यान से समझना, कल भी एक ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। अभी आपको याद आ जाएगा कल मैंने क्या आपको बताया था कि देखो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है, ये होता है ना। आप इसको भी अलग अलग कर दो, आप इसको भी बच्चों क्या है ऐसे लिख दो। अब आप मेरे को ये बता दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ठीक है, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी 2, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो इससे एक कम। ये तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 आ गया, और ये -8 की पावर 3 होता है ना। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका -8। ये मत कह देना +-8 है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स क्यूब -27 है तो एक्स की वैल्यू +3 थोड़ी हो सकती है, 3 का क्यूब तो 27 होता है, क्या होगी -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 ओनली। अब इस क्वेश्चन में देखो, ए वही स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है और ये निकालना है। देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट की पावर कितनी, जितना ऑर्डर है उससे एक कम। लेकिन अगर एक और एडजॉइंट यूज हो जाए तो उसका तरीका क्या बताया था, इसकी पावर 2 तो आएगी, इस 2 की जो पावर है ना, इकट्ठे की नहीं, सिर्फ 2 की पावर कितनी, जितनी बार ये यूज हुआ है, यानी कि 2 बार। डिटर्मिनेंट की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 4। तो आंसर कितना आ गया 4 की पावर 4, यानी कि 256 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको प्रॉपर्टी याद करवा देंगे ये सब क्वेश्चन। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, देखो आपको 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है। अब की बार देखो कितनी बार यूज हुआ है ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, 3 बार। तो क्या होगा पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 तो पहले ही आती थी, अब इस 2 की पावर करनी है, पूरे की नहीं, मैं मेरी बात ध्यान से सुना, सिर्फ 2 की पावर करनी है, कितनी 1 2 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की टोटल पावर कितनी होगी बच्चों 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 इंटू 81 करोगे कितना आएगा आपका 6561 आ जाएगा आंसर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 40, आपको क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन आपको बताना क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। देखो ये सीधा ये सिर्फ यही है, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई पूछी गई है ए से, और ये तो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो बस आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो कितना आएगा 1 इंटू 45 माइनस 48। अच्छा ये तो आई थिंक क्या होता है जीरो ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट तो क्या होता है बच्चों आपका जीरो ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यानी कि 0 इंटू आई, तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स। आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ये ध्यान से समझना कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है, मतलब कि ए की मल्टीप्लाई आपने ए से की तो वो क्या आ गई आई। और मैं आपको क्या बता रहा था कल भी,
अगर आपने किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी बी से और वो आई आ गई, इसका मतलब पता है क्या होता है कि ए का इन्वर्स अगर आप निकालोगे तो वो बी आएगा, और बी का इन्वर्स आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, ए आएगा। जैसे नंबर्स में एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 1 कब होती है, एक्स वाई का रेसिप्रोकल होता है, या आप कह दो वाई एक्स का रेसिप्रोकल होता है। बात तो एक ही है ना। तो जब भी कभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स होती है, यानी कि मैं इसका इन्वर्स कहूँ तो ये वाली मैट्रिक्स होगी। और इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ये दोनों क्या है, सेम है, तो जो ए इन्वर्स आएगा बच्चों वो क्या आएगा, आपका ए आएगा। ठीक है, ये रूल होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ना हो, हैज नो इन्वर्स। इन्वर्स कब नहीं होता, जब वो मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों, सिंगुलर। या आप ये बोल दो कि जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, जीरो। क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो होता है तभी तो हम बोलते हैं ना कि इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और उसको क्या पुट कर दो, जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, 4k माइनस 6 इक्वल टू जीरो। के 6/4 आ गए, यानी कि 3/2। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, आपको ए दे रखा है, ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है के इंटू ए। आपको के की वैल्यू बतानी है। आप है ना, पहले तो ये बताओ इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकाले। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट है ना, इनको इंटरचेंज करो और बाकी के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ये आ गया। डिटरमिनेंट भी निकाल दो। डिटरमिनेंट आ गया -4 और माइनस के 15, यानी कि माइनस के 19। तो इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बच्चों क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करते हो डिटरमिनेंट से, यानी कि -1/19 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कितना है, देखो ये रहा, ये हो गया ना। लेकिन आपको पता है क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि ए इनवर्स की वैल्यू जो है ना के इंटू ए होगा। के इंटू ए, आप इसको देखो, ए बनाना है इसको, तो हम ए इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सही है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। आई थिंक अंदर माइनस कॉमन ले लो, अगर आप बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो मैं 2 3 और ये 5 और -2, बताओ 1/19। ये जो मैट्रिक्स है ये आई थिंक ए हो गया ना, ये सेम ही तो है। तो इसने क्या दे रखा है कि ए इनवर्स जो है ना वो के इंटू ए होगा। हम कह रहे हैं नहीं, के इंटू ए नहीं, 1/19 इंटू ए होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/19 आ गई, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट, ये पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसके ऊपर है ना फोकस करना है। जब भी क्वेश्चन पढ़ो ऐसा, आपको ये देखना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है। ये कहता है बच्चों, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आप निकालोगे ना वो भी क्या आएगा बच्चों, नॉन सिंगुलर आएगा। पक्की बात है ये, ठीक है। क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो बताओ ये क्या होगा, नॉन जीरो। और एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, नॉन जीरो। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर मान लो जितना भी ऑर्डर है, 2 है 3 है, ऐसे करते हैं ना। तो अगर ये चीज़ नॉन जीरो है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स खुद नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा बच्चों, नॉन सिंगुलर। और मैट्रिक्स खुद अगर सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि देखो अगर ये जीरो होता तो बताओ ये भी जीरो आता ना। तो बस ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ये होता है कि नहीं होता, ये कैसे पता करें। देखो बेसिक थ्योरम क्या होती है, ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, होता है ना ये बेसिक फॉर्मूला होता है ये। आप दोनों तरफ इनवर्स ले लो, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो, इनवर्स। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों का इनवर्स भी क्या होगा, इक्वल। आप ए इनवर्स का भी क्या करो, इनवर्स, और इनका भी क्या कर दो बच्चों, इनवर्स कर दो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक मैट्रिक्स का इनवर्स और फिर उसका इनवर्स निकालोगे तो वो वापस वही आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक नंबर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल निकालो 1/x, इसका फिर से रेसिप्रोकल निकालो तो फिर वही आ जाएगा ना। ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स तो अपने को चाहिए ही। और ये तो मैंने आपको बताया था ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है, नंबर का इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। ये अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और ये ऊपर चला जाएगा ना डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो मेरे कहने से ये चीज़ आप अपने नोट्स में सबसे पहले लिख लो, ये चीज़ कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स होता है ना वो क्या होता है,
ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ये यूज होगा। क्या होता है, ए को जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ना, उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का बच्चों इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आप इनवर्स निकालो या एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो बच्चों, बराबर होता है। यानी कि पहले एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, फिर उसका एडजॉइंट करो, या पहले एडजॉइंट निकाल के फिर उसका इनवर्स निकालो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ट्रू है ये। ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये होता है, देखो ये कैसे है, इसको ध्यान से समझो। पी इनवर्स इंटू ए इंटू बी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मैं निकाल के बताऊं। तीनों को अलग अलग कर दे पहले, इसका डिटरमिनेंट अलग, इसका अलग, इसका अलग। अच्छा, अब मैंने बताया था बी इनवर्स का डिटरमिनेंट कहो या बी का डिटरमिनेंट का इनवर्स कहो, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब ये तो एक नंबर है, और नंबर का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से ये कट गया, क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कि सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके अच्छे क्वेश्चन थे। एक और देख लो, ये क्वेश्चन यूज हो गया, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। एक मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है बच्चों, ए दे रखी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर एडजॉइंट का इनवर्स पूछ ले तो क्या फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से। याद रखोगे ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप खुद सोचो कितनी मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। एडजॉइंट निकालोगे पहले, फिर उसका इनवर्स निकालोगे, इससे अच्छा तो स्किप ही कर दो क्वेश्चन को, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल ले, डिटरमिनेंट निकाल लो आप, कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और ये -2 + 1, और +1 इंटू ये कितना आएगा आपका 1 माइनस के 2। तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 3 + 1 इंटू -1 और -1, 6 -1 -1 यानी कि 4 आ गया। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, a डिवाइड बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये अपने है ना सीट 1 के 56 क्वेश्चन तक हो गए। अब अपना मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंट, वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ स्पेशल मैट्रिसेज। यानी कि कुछ और मैट्रिसेज होती है, जैसे अभी तक हमने नल मैट्रिक्स पढ़ी है, फिर हमने पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट उसके अलावा भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, जैसे नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। एक हमारी जो है ना हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना, वैसे हर्मिशियन होती है, और एक क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, आइडम पोटेंट होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, काफ़ी सारी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स अलग होती है, ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स तो आई होता है ना, आई, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स अलग होती है। तो कल के लेक्चर में हम ना ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो बस आप ये मानो कि एक लास्ट टॉपिक मैट्रिक्स के अंदर आ गया, बाकी आपके सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स के किसी भी एग्जाम के सोल्व हो जाएंगे।